करना है, मैंने क्या करना है भाई, यहाँ मुझे इनकम स्टेटमेंट में कितना भेजना चाहिए और मुझे ओसीआई में कितना भेजना चाहिए, रिमेनिंग कितना बनता है 15,000। अरे ये क्या हमारा सोल्यूशन उनके साथ तो मैच ही नहीं कर रहा, रीजन ढूंढिए। हाँ क्या रीजन है भाई, कॉस्ट मॉडल। आप राइट नाउ क्या यूज कर रहे हो, कॉस्ट मॉडल। तो जब आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो फिर रिवर्सल में सिर्फ जो आपके पास बैलेंस बच गया हुआ है इम्पेयरमेंट का, सिर्फ आपने उसको कैंसिल करना है, एक्स्ट्रा को रिकॉर्ड नहीं कर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में वो रिक्वायरमेंट चेंज कर देता, कहता कॉस्ट मॉडल नहीं बल्कि क्या यूज कर रहे हो, फेयर वैल्यू मॉडल, तो फिर क्या चेंज आना था, डबल एंट्री। तो फिर आपने क्या करना था, आपने सरप्लस को भी रिकॉर्ड करना था। ठीक है, एसेट वाले अकाउंट में कर लोगे। चले जनाब बढ़ते हैं आगे, एक स्टेप और करके दिखाइए। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 14, सॉरी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, सिंपल एग्जांपल 14। नाउ इट्स योर टर्न। आपको क्वेश्चन पढ़ के ही अंदाजा हो जाएगा। ये जो मैंने सारी वर्किंग कराई यहां तक कि ये फेयर वैल्यू मॉडल में, एक एंट्री बढ़ जानी है ना आपकी 15,000 से, हो जाएगा सॉल्व। आइए जनाब कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1, जो भी उसका टाइटल है। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल है 17। व्हाइट बोर्ड इरेज कर दूं बेटे। अच्छा एक और बात मुझे बताओ, रिवैल्यूएशन सरप्लस को यहीं एडजस्ट किया जा सकता है? बताओ, यू एंट्री कर दूं, ये ठीक रहेगी? लॉजिक क्या कहती है भाई, डेबिट क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ भाई, इक्वल करने के लिए ये 15,000 तो मुझे समझ में आ गया, इसने ओसीआई में जाना है। सरप्लस टोटल मुझे 31,000 का, वो उसमें से 16,000 ने इंपेयरमेंट लॉस को इनकम स्टेटमेंट में जाके कैंसिल करना है और रिमेनिंग ओसीआई में जाना है, उसने क्रेडिट होना है। तो भाई अगर क्रेडिट आपका 31,000 का, डेबिट भी तो 31,000 का होना चाहिए ना। तो वो डेबिट में डाल के मैं क्या ठीक कर रही हूँ, वो तो बुक में लिखा है इसलिए बता रहे हो। लॉजिक बताओ। देखो आपका इंपेयरमेंट लॉस क्या 31,000 तक का एक्यूमुलेटेड था? वो जितना एक्यूमुलेट था उतना ही कैंसिल करोगे ना बेटे। तो आपके इंपेयरमेंट लॉस के, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट के अकाउंट में जितना लॉस एक्यूमुलेट हो चुका है सिर्फ उसने कैंसिल होना है। और उसमें कितना अब तक एक्यूमुलेटेड है, 16 है, 15 नहीं है। रिवैल्यूएशन सरप्लस हमेशा याद रखना है, कभी भी एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट के एंगेज में डेबिट नहीं होना।
हमेशा जब सरप्लस रिकॉर्ड करते हैं वही चीज जो एक दफा सीख ली हुई है IAS 16 में कि हम सरप्लस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, नॉन करंट एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं और सरप्लस अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कभी गलती से भी एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट में सरप्लस को आपने ऐड नहीं करना। उसने कंबाइन एंट्री करने की बजाय क्या किया, अलग से एंट्री पास कर दी। हाँ जी बेटे, एग्जाम्पल नंबर 17 क्या करना है डिटेल में बात करते हैं। पहले रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी in the value of plant to be recognized on 31st December 2021। सिर्फ लॉस फाइंड आउट करना है और इसके लिए आपके पास सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बुक वैल्यू, नेट फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज। नेट फेयर वैल्यू कैसे आती है, फेयर वैल्यू माइनस नेसेसरी एक्सपेंसेस टू सेल द एसेट। आगे बढ़िए, वैल्यू इन यूज कैसे आती है, present value of future cash flows by using that asset। ठीक है, चलो भाई पढ़ते हैं। On 1st March 2017 हमारा ईयर एंड हो रहा है भाई 31st December 2021। 1st March 2017 जर्मनी लिमिटेड इंपोर्ट किए हैं एन ऑटोमेटिक प्लांट फॉर 130 मिलियन, और जो प्लांट की कमीशनिंग थी वो कंप्लीट हुई 1 जनवरी 2018 और उसकी कॉस्ट थी 10 मिलियन। अब ये कमीशनिंग क्या होती है बेटे, देखो उसमें ये होता है कि आप जिनसे प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो वो आपको हैंडओवर करने से पहले, आपके एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले वो कंफर्म करते हैं ये जो भी प्लांट एंड मशीनरी आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सेफ है, साउंड है, एफिशिएंटली परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस होगी या नहीं होगी। वो एक कंफर्मेशन करने के बाद आपको हैंडओवर करते हैं और आपसे कहते हैं नाउ दिस इज एबल टू यूज इट। तो ये बिफोर यूजिंग का एक्सपेंस होता है, इसलिए हमेशा कैपिटलाइज होगा और नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। तो इसलिए जब आपने इसकी कॉस्ट लेनी है तो बेटा जी आपने कितनी लेनी है, 130 + 10। तो इंपोर्ट तो हमने 1 मार्च को कर दिया था, लेकिन उसने फाइनल जो ओके किया है, कमीशनिंग की कंप्लीशन की है, वो 1 जनवरी 2018 को की है। तो उसके बाद ही हम यूज कर सकते हैं, उससे पहले यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये फिजिकली तो मेरे पास 1 मार्च को आ गया, लेकिन ये मेरे पास वर्किंग कंडीशन में कब आया, फ्रॉम 1 जनवरी। और नॉन करंट एसेट जब वर्किंग कंडीशन में आता है तभी उसकी हम डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्लांट है 12 ईयर्स और यूजफुल लाइफ कितनी है, 8 ईयर्स। अब आप परेशान होंगे ये क्या, इन दोनों में तो कभी डिफरेंस नहीं पड़ा। देखो ये एसेट अगर हम 12 साल चाहें तो हम इस्तेमाल करेंगे और ये हमें बेनिफिट देगा, बट वी हैव डिसाइडेड कि हमने इसको कितने साल इस्तेमाल करना है, 8 ईयर्स। अब जब हम इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे तो कौन सी एज की बेस पे करनी चाहिए, 8 ईयर्स की बेस पे, जितने ईयर्स आपने प्लान किया टू यूज इट। प्लांट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड, प्लांट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड 20% पर एनम यूजिंग द, चलो उसने लाइफ की बेस पे तो कहा ही नहीं है, उसने कहा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बेस पे चलिए। उसके बाद ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दिस प्लांट, इस प्लांट से हम जो चीज़ भी बना रहे थे उसकी डिमांड कम हो गई, तो वो ना यूनिट बनाएंगे, उसकी भी इंपॉर्टेंस कम हो गई और प्लांट की इंपॉर्टेंस भी कम हो गई। एंड इम्पेयरमेंट टेस्ट इसलिए किया गया, और कब किया गया, 31 दिसंबर 2021। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर द इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ द प्लांट। करंट सेल प्राइस है जो इस वक्त लोकल मार्केट में अवेलेबल है, और वो कितनी है, 50 मिलियन की, और डीकमीशनिंग के जो चार्जेस होंगे इसको बेचने के वो आपके कितने होंगे, 2 मिलियन के। तो इसका मतलब है कि मेरी नेट फेयर वैल्यू कितनी हुई, 48। और प्लांट्स की जो नेट डिस्पोजल प्रोसीड है, मतलब स्क्रैप वैल्यू जो यूजफुल लाइफ के एंड पे मुझे मिलेगी, वो कितनी है, 4 मिलियन। अच्छा एक बात और है, हमारे पास ये एसेट वर्किंग कंडीशन में कब आ रहा है, 1 जनवरी 2018, और हम ये टेस्टिंग इम्पेयरमेंट की करें 31 दिसंबर 2021। कितने ईयर्स पास हो चुके, 18, 19, 20, 24।
8 सालों 21 मतलब 8 सालों में से 4 साल गुजर चुके, तो रिमेनिंग उसकी यूजफुल लाइफ हमारे लिए कितनी है? 4 इयर्स। 4 साल ये एसेट इस्तेमाल हो चुका है और हमारे लिए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इसकी 4 इयर्स है। और 4th ईयर के एंड में ये स्क्रैप होगा 4 मिलियन और कैश का हमें क्या मिलेगा? इनफ्लो। करंट मार्केट रिस्क फ्री इंटरेस्ट ऑफ रेट है आपके पास 8%. However, an investor would ask additional return of 2% for bearing the uncertainty inherent in such a plant. वैल्यू इन यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। जरा मुझे रिमाइंडर दीजिएगा, मैंने क्या कहा था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन सा लेना है, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? प्री टैक्स। लेकिन याद रखिएगा, जब मैंने आपसे पूछा कि बेटे मनी की वैल्यू में चेंज क्यों आता है, यू सेड मी कि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एट दैट टाइम व्हाट आई सेड, मैंने कहा बेटे इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द रीजन, ये सबसे मेजर रीजन है। लेकिन मनी की वैल्यू में जो चेंज आता है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं, जिसमें से एक उसने जिक्र कर दिया, रिस्क। तो जहां पे भी रिस्क या डिफॉल्ट का एलिमेंट होगा वो परसेंटेज भी आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूड करनी है। तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटिंग के लिए यूज होगा इन दिस एग्जांपल, वो 8 + 2 कितना होगा? 10%. Junior accountant has calculated following net cash flows from the operating the plant. 4 साल इस्तेमाल कर चुके, मजीद जो 4 साल इस्तेमाल होगा, तो आपको अकाउंटेंट ने नेट कैश फ्लोज खुद ही कैलकुलेट करके दे दिए। वो कितने हैं? 11 2022 में, फिर 7, फिर 3 और फिर 1। ये फ्यूचर में यूज होंगे, ये फ्यूचर नेट कैश फ्लोज हैं। 10% पे हम इसे क्या करेंगे? डिस्काउंट करके ऐड करोगे, आपके पास क्या आएगी? वैल्यू इन यूज। लेकिन आगे बढ़िए। However, a review of the accountant's working has revealed the following. Depreciation of the plant has been included as an outflow in each year. Depreciation की क्या बात हुई थी? मैंने आपसे कहा था ये डिसीजन कैश फ्लो बेस्ड एक्सपेंसेस की बेस पे लेते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने व्हाइट बोर्ड के इस एरिया में ये बात मेंशन की थी कि एक्रूअल प्रॉफिट में, काउंटिंग प्रॉफिट में और कैश फ्लो प्रॉफिट में फर्क किस चीज का है? नॉन कैश एक्सपेंसेस का। हम कैश रेवेन्यूज में से, मतलब कैश बेस्ड, आपके सारे के सारे रेवेन्यूज कैश बेस्ड होते हैं, चाहे आपने कैश पे बेचे हैं या क्रेडिट पे बेचे हैं। कैश पे बेचे हैं तो फॉरेन कैश आ जाता है, क्रेडिट पे बेचे हैं तो फ्यूचर में कैश आ ही जाएगा। तो आपने अपने सेल्स रेवेन्यू में से सिर्फ कैश बेस्ड एक्सपेंसेस को माइनस करते हो तो जो प्रॉफिट आता है उसे कहते हैं नेट कैश फ्लो प्रॉफिट। लेकिन अगर हम उसमें से नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन वगैरह भी माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। वैल्यू इन यूज की डेफिनेशन में मैंने प्रॉफिट का वर्ड कहीं यूज नहीं किया, मैंने वर्ड क्या यूज किया है? डिस्काउंटिंग कीजिए, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, किसकी? फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो क्या करोगे? डेप्रिसिएशन को उसमें से माइनस करोगे। और डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट हो रही है? 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। टैक्स पेमेंट के बारे में क्लास में क्या बात हुई थी? क्या टैक्स पेमेंट को काउंट फॉर करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज? नो। Inflows from the plant in 2022 include a receipt from the sale of existing inventory amounting to ₹3 million. If you remember, मैंने आखिर में 2 पॉइंट ऐड किए थे कि वो कैश इनफ्लोज जिसके एंगेज में ऑलरेडी रिसीवेबल बुक हो चुके हों उनको भी आपने अकाउंट फॉर नहीं करना। वो कैश आउटफ्लोज भी नहीं लेने जिनके एंगेज में माजी में पेबल्स रिकॉर्ड हो चुके हों। क्या ये बात हुई थी? तो आप उसको जहन में रखते हुए मुझे बताओ, आपने माजी में इन्वेंट्री बेची थी, पैसे नहीं आए थे, वो रिसीवेबल बुक हो चुके थे, अब पैसे आएंगे फ्यूचर में, तो क्या उसे काउंट फॉर करना चाहिए? नो। तो क्या करोगे? उन्हें भी आप अपने इनफ्लोज में से माइनस कर दोगे। इज इट राइट? तो उसके बाद जो आपके पास नेट कैश फ्लोज आएंगे 10% पे आपने उसको डिस्काउंट करके वैल्यू इन यूज फाइंड आउट करनी है। क्या क्वेश्चन समझा? क्लियर हो गया? मिलके इसको व्हाइट बोर्ड पे करते हैं, फिर आपको असाइनमेंट में एक क्वेश्चन देंगे, ये ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन। इसको इरेज कर दो।
चलें बेटा जी आगे बढ़ते हैं। साइलेंट प्लीज, मुझे सॉल्व करवाइएगा। कैलकुलेटर्स पकड़िए। एसेट हमारे पास कब आया? 1 जनवरी 2000। कॉस्ट क्या थी भाई? 140 मिलियन। सबकी अटेंशन इधर होनी चाहिए। बुक और वो 10 कमीशनिंग चार्जेस उसमें ऐड करने हैं ना, तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी हो गई? 140। डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू इन ईच ईयर। बल्कि एक काम नहीं करें, शॉर्टकट अप्रोच पढ़ी नहीं हुई आपने? शॉर्टकट अप्रोच पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने? मुझे बुक वैल्यू चाहिए कब की? अब वो इंपेयरमेंट एनालिसिस कब हो रहा है? इस टाइम में हो रहा है, तो मुझे इस टाइम की बुक वैल्यू चाहिए। क्या मेथड पढ़ा हुआ है? बुक वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू कॉस्ट इनटू, और पावर क्या थी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। चलो भाई, कॉस्ट कितनी? 140। डेप्रिसिएशन का रेट कितना था? 20%, तो 0.2। और कितने सालों की बाद की बुक वैल्यू बताओ? कितनी? 57.3 मिलियन डायरेक्टली आपके पास बुक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका बुक वैल्यू अब हमारे पास है, नेट फेयर वैल्यू भी है, वो पता नहीं कितनी थी, 48। अब क्या चाहिए? उसकी वर्किंग करते हैं। (2022, 23) मतलब चलो यूं लिख लेते हैं, ऑनवर्ड ईयर्स की 1, 2, 3, 4। उसने कैश फ्लोज कितने बताए मैं वो बताओ मुझे। अच्छा, अब वो क्या कहता है? जो इसमें गलत चीजें ऐड हैं वो उसमें से एक्सक्लूड कर दो। सबसे पहले मिस्टेकनली इसमें क्या इंक्लूड है? डेप्रिसिएशन इंक्लूड होने का मतलब क्या? इसमें से माइनस हुई हुई है, इसमें ऐड हुई हुई है। ये नेट कैश फ्लोज हैं या कैश के आउट फ्लोज हैं? नेट कैश फ्लोज हैं, तो क्या करना चाहिए? माइनस कर दूं या ऐड कर दूं? डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को कैंसल करना है, और जब डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को कैंसल करना होता है तो क्या करते हैं? ऐड। अब डेप्रिसिएशन के लिए क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, तो आपने क्या करना है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू पे ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करते जाओ। पिछले 4 सालों का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस वो कैलकुलेट हो चुका, ये अगले 4 सालों की इंफॉर्मेशन है ना, तो अगले 4 सालों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने कैलकुलेट करके इसमें ऐड कर दिया हुआ है। वो कितना ऐड कर दिया हुआ है बस वो फाइंड आउट कर लो। 57.3 का लीजिए, 11 आगे बढ़ते जाओ। अब इसका ले लो, 80% ले लो इसका, 9 और 7.36, और आगे बढ़ो, डायरेक्टली 80% लेते जाओ ना। चलो जी, ये मेथड ये भी समझ में आ गया, और आगे बढ़ते हैं। और उसने इसमें क्या ऐड किया हुआ है बेटा जी? कहता है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स कितना इसमें ऐड हुआ हुआ है? हाँ जी, इनकम टैक्स को हमने माइनस किया होगा या ऐड किया होगा? माइनस किया होगा। अब उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करना है? ऐड बैक। कितना? ईच ईयर? कुछ और भी था, लास्ट एक पॉइंट था, ये इनफ्लो है, और वो इनफ्लो इंक्लूड है कितने का? 3 मिलियन। और ये कब इंक्लूड है? 2022 में। इसको एक्सक्लूड करना है। 2022 कौन सा है? पहले वाला। इसमें से 3 मिलियन के रिसीवेबल आपने क्या करने? माइनस करने। कुछ और भी एडजस्ट करना है। स्क्रैप वैल्यू यूजफुल लाइफ के एंड में, और वो स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है? पॉइंट नंबर 2 में वो उसने दी हुई है आपको 4 मिलियन।
अब उसके बाद क्या करेंगे, अब आपके पास एडजस्टेड नेट कैश फ्लोज आए, वो कितने आए भाई? आगे 13.8। हाँ जी, अब बताओ क्या करना है, डिस्काउंट फैक्टर कितने परसेंट का लेना है? ले लीजिए, फिर चलो भाई प्रेजेंट वैल्यूज आ रही हैं 19 पॉइंट, आगे बढ़िए 8.8 टोटल किए 52.6। चलें भाई, वैल्यू इन यूज 52.6, इनमें से रिकवरेबल अमाउंट कौन सी है? 52.6। रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन किसके साथ? बुक वैल्यू कितनी है? हाँ जी, क्या इंपेयरमेंट लॉस है? यस, कितने का इंपेयरमेंट लॉस है? वो जो भी अमाउंट है। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ? क्या सीखा इन दिस क्वेश्चन बताइएगा। नंबर 1, वो जो लिस्ट मैंने आपसे कहा था कि इंक्लूड नहीं होनी चाहिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, उसने वो पॉइंट्स इसमें ऐड किए हुए थे। ठीक है, क्या क्या ऐड किया हुआ था? डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को माइनस कर, उसने तो कहा था कि डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड है, मुझे तो माइनस करनी चाहिए थी, मैंने प्लस क्यों करी है? नॉन कैश एक्सपेंसेस के आइटम्स के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। ये माइनस नेट कैश फ्लो में माइनस नहीं था, कैश आउट फ्लो में इंक्लूड था। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन नेट कैश फ्लो एंड कैश आउट फ्लो? एक्सपेंसेस के अंगेज में जो पैसे जा रहे हैं, नेट कैश फ्लो क्या है? जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं उनका नेट ऑफ किया हुआ। तो आपने ऐसी सिचुएशन में जो इफेक्ट्स लिए जा चुके हैं उनका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए उल्टा चलना है। अगर कोई वैल्यू ऐड है ऑलरेडी, माइनस कर दो, अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो उसको ऐड बैक कर देना है। इसलिए डेप्रिसिएशन को भी मैंने ऐड किया है और टैक्स को भी मैंने क्या किया है? ऐड किया है, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए। रिसीवेबल को मैंने उल्टा कर दिया, क्यों? इन दोनों के एंगेज में पेमेंट हमने सपोज कर ली थी और इसके एंगेज में रिसीट को सपोज कर लिया था। रिसीट को कैंसिल करने के लिए माइनस और पेमेंट्स को कैंसिल करने के लिए प्लस कर दिया। ओके हो गया। और स्क्रैप वैल्यू तो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ कैश यूजफुल लाइफ के एंड में हमें रिसीव होती है, इसलिए वो मेरा क्या है? कैश का इनफ्लो। तो जहां जहां पैसे आ रहे हैं ऐड कर दो, जहां जहां जा रहे हैं वहां से माइनस कर दो। बाकी चीजें तो आपके लिए सिंपल थी। हाँ जी, इज इट ओके? चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल इसको देख। वो डाउनस्टेयर बता रहे हैं कोई रूम है, कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे भूल गया, बताया था उन्होंने 10 भूल गया बेटे, मैं भी पूछती हूँ, आप भी पूछिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैम ये वाला पॉइंट आपने छुड़वाया था, ये ग्रांट वाला, वो अभी तक हमने किया नहीं है ना, ग्रांट नहीं आएगा, मैंने बता दिया।